भैया नमस्ते। आज हम जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन पर बात करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवांशिक सिद्धांत के ऊपर आधारित सारे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था और उन्होंने आनुवांशिकता की खोज की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। और इन्होंने उद्यान मटर, गार्डन पी पौधे पर अपने सारे प्रयोग किए थे। इसका कारण यह था कि मेंडल ने पाया कि मटर में विपरीत लक्षण जो पाए जाते हैं वो 7 प्रकार के मौजूद होते हैं, इसलिए इसका अध्ययन करना थोड़ा आसान हो जाता था। इसलिए मेंडल ने अपने जितने भी प्रयोग किए वो मटर के ऊपर आधारित थे। तो पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं, मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो हम जानते हैं कि मेंडल ने 3 जो है अपने नियम का प्रतिपादन किया था। एक प्रभाविता का नियम, जिसको प्रबलता का नियम भी कहते हैं, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम और पृथक्करण का नियम। तो यहाँ पर जो है बी तो किया ही था, विकल्प सी भी किया था और विकल्प डी भी किया था। तो इसलिए इसमें जो उत्तर होगा, चूँकि यह पूछ रहा है प्रतिपादन नहीं किया था, तो वो होगा सहलग्नता। सहलग्नता के नियम को मेंडल ने प्रतिपादित नहीं किया था। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियम को प्रतिपादित करने में निम्नलिखित में से किस जीवधारी का उपयोग किया था? इस प्रश्न पर अभी बात हो गई है। मेंडल ने अपना जो पौधा चुना था उसको गार्डन पी कहा जाता है, इसलिए इसका उत्तर जो सही होगा वो सी विकल्प सही होगा, गार्डन पी। अगला प्रश्न हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किसको आनुवांशिकी का जनक माना जाता है? तो अभी इसके पहले हमने बताया था कि G.J. मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। यहाँ पर देखो विकल्प एक जैसे दिए गए हैं, तो थोड़ा जो है बहुत ध्यान से देखना है। G.J. मेंडल, फिर J.G. मेंडल, फिर J.J. मेंडल और फिर नन ऑफ दीज। तो चूँकि इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था, इसलिए G.J. मेंडल होगा। इसलिए इसका जो आंसर सही है वो पहला है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले पर बात करते हैं। मेंडल के दूसरे नियम, जिसको उन्होंने स्वतंत्र अव्यूहन का नियम दर्शाया है, को दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है? मेंडल का दूसरा नियम क्या था? स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। और इसमें बताया गया था कि जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशानुगति एक साथ कराई जाती है और उसका अध्ययन किया जाता है, तब प्रत्येक लक्षण अन्य लक्षणों से स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में वंशानुगति होते हैं। मतलब 2 लक्षणों की वंशागति से संबंधित अध्ययन, इसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस
क्रॉस कहते हैं, की सहायता से किया जाता है। तो एक संकर क्रॉस द्वारा एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। स्वतंत्र अभियोन का नियम जो था वो चूंकि द्विसंकर क्रॉस पर आधारित था, इसलिए इसमें जो उत्तर सही होगा तो वो उत्तर जो है चौथा विकल्प डी विकल्प सही होगा, द्विसंकर क्रॉस। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेंडल का स्वतंत्र अवरोहन का निष्कर्ष कैसे प्रसंकरण से सिद्ध हुआ? अभी इस पर बात की है कि उन्होंने जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और कंप्लीट डोमिनेंस। मोनोहाइब्रिड तो एक गुण वाला था, बैक क्रॉस तो पूर्वज क्रॉस हुआ, ये नहीं होता है। द्वि गुण मतलब डाई हाइब्रिड का क्रॉस, ये स्वतंत्र अभियोन के नियम का पालन करता है, इसलिए जो है इसका उत्तर सी सही होगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन को देखते हुए। अपने द्विगुण प्रसंकरण प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से बीज चुने थे? मेंडल के द्वारा जो चुने गए बीज थे तो उन्होंने एक गुण संकरण के बाद दूसरा प्रयोग जो किया था, इसमें 7 आनुवांशिक लक्षणों की जो वंशागति उन्होंने बताई, उसमें 2 लक्षण एक साथ की वंशागति का अध्ययन करने के लिए उन्होंने सबसे पहले जो बीज चुने थे वो गोल थे तथा पीले थे। तो गोल और पीले, और फिर इसका प्रभावी लक्षण झुर्रीदार और हरे थे। तो यहाँ पर जो क्रॉस उन्होंने कराया था तो 2 लक्षणों को लेकर कराया था, 2 जो है विपर्याय लक्षणों को लेकर। तो गोल पीले, जिसको उन्होंने कैपिटल आर और कैपिटल वाई से, तथा झुर्रीदार हरे को उन्होंने स्मॉल आर तथा स्मॉल वाई से क्रॉस कराया था। तो यहाँ पर उत्तर जो सही होगा वो उत्तर होगा दूसरा, कि गोल पीले तथा झुर्रीदार हरे के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात कितना था? तो बहुत आसान है, यहाँ पर फिनोटाइपिक की उन्होंने बात की है। तो इस उत्तर में जो इसका विकल्प सही होगा वो विकल्प रहेगा डी, 3:1। अब देखिए यहाँ पर जो डी विकल्प सही है, तो मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था तब लंबे पौधे मतलब कैपिटल टी एवं बौने पौधे स्मॉल टी और स्मॉल टी के बीच में क्रॉस कराया था, जिससे जो है परिणाम जो प्राप्त हुए थे तो सभी पौधे संकर प्राप्त हुए थे, जिनका जो है जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी था। लेकिन इसके बाद उन्होंने स्वपरागण होने दिया F1 पीढ़ी की संतानों का, और जब F1 पीढ़ी की संतानों का स्वपरागण होने दिया
तो जो संतानें बनी थी F2 पीढ़ी में, तो 25% संतानें T1 कैपिटल टी मतलब शुद्ध लंबे पौधों की थी, और 25% संतानें स्मॉल टी और स्मॉल टी मतलब शुद्ध बौने पौधे की थी, और 50% संतानें हाइब्रिड पौधों की थी जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन पाए गए थे। तो इसलिए क्वेश्चन जो कह रहा है फिनोटाइप, तो दो प्रकार के लक्षण प्रारूप दिखाई पड़ते हैं। एक तो फिनोटाइप, इसको दृश्य रूप कहा जाता है, और एक तो जीनोटाइप, इसको जीन रूप कहा जाता है। तो F2 पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात 3:1 था, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी, चूँकि यहाँ पर जो कैपिटल टी और कैपिटल टी की जो है 25% संतानें थी, कैपिटल टी की 25% संतानें थी, तो हम कह सकते हैं कैपिटल टी और फिर था स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और फिर था कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो फिनोटाइप की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये सभी लंबे पौधे हैं, तो इनका अनुपात 3 होता है, और एक जो थी 25% संतान जो प्राप्त हुई थी वो स्मॉल टी थी। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी, इनकी संख्या 3 है, और एक जो है 25% संतान, तो 3:1 का अनुपात पाया गया था फिनोटाइप में। अगर जीनोटाइप की बात करते हैं तो जीनोटाइप में देखते हैं कि एक कैपिटल टी 25% और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पर 2 थे, और स्मॉल टी यहाँ पर जो है 1 थी। तो अगर जो है जीनोटाइप की बात करते हैं तो 1:2:1 का अनुपात इसमें रहेगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। X0 क्रोमोसोम असामान्यता होता है, किसमें होता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, डाउन सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, और एडवर्ड सिंड्रोम में। तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा, X0 की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो विकल्प सही होना है वो बी सही होगा, टर्नर सिंड्रोम। अब जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये मोनोसोमिक डिसऑर्डर होता है। इसमें लिंग गुणसूत्र, जिसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, की संख्या में 1 की कमी आ जाती है। अर्थात इसका मतलब है मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो पाई जाती है वो 46 होती है। तो 46 गुणसूत्र जो मनुष्य में पाए जाते हैं, और इसमें से 1 गुणसूत्र कम हो जाएगा तो 45 गुणसूत्र बचेंगे, और 45 गुणसूत्र जो बचते हैं तो टर्नर सिंड्रोम में हम कह सकते हैं कि इनका जो आरेख बनेगा वो 44A
और प्लस X0। तो 44 एक 45, 45 और एक यहाँ पर 0 हो जाता। तो यहाँ पर इनकी जो संख्याएं रहेंगी तो वो टर्नर सिंड्रोम के लिए होंगी। इसके लिए ये जो है फार्मूला लगेगा। और ऐसे पीड़ित जो बच्चे होते हैं वे हिजड़ा होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। 10 क्वेश्चन इसमें है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अभी हम इस पर बात कर चुके हैं पूरी तरीके से कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्योंकि ये मोनोसोमिक डिसऑर्डर है। एक सेक्स क्रोमोसोम में कमी आ जाती है, इसलिए। अब 11वां सवाल टर्नर सिंड्रोम पर ही आधारित है और इसका अभी एक्सप्लेनेशन हम कर भी चुके हैं, तो ये समझ में आ गया होगा। यह कहता है कि टर्नर सिंड्रोम का लक्षण है, तो अभी हुआ X और 0 विषम जात गुणसूत्र। अभी हमने इसको बताया था कि जो है टर्नर सिंड्रोम में 44A और प्लस X और 0 ये इसके लिए जो है सूत्र बनेगा। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसलिए इसका विकल्प जो सही होना है वो पहला सही होना है। क्वेश्चन नंबर हम अगले की तरफ आते हैं। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र होते हैं। आप जानते हैं मनुष्य में लिंग गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर अक्सर जब लिंग गुणसूत्र की बात कर लेते हैं तो मानव जाति के अंदर मेल तथा फीमेल लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों की भिन्नता के कारण यह विकसित होती है, क्योंकि 23 जोड़ी जो है गुणसूत्र विकसित जो है 23वीं जोड़ी पर जो है भिन्नता आती है, इसलिए 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब यहाँ पर जो मेल का 23 जोड़ी जो बनेगा, यहाँ पर जो मेल है, मेल का जो 23वीं जोड़ी बनेगी तो वो X और Y होगी। ऐसे ही फीमेल की जो 23वीं जोड़ी बनेगी वो X और X होती है। तो चूंकि यहाँ ये नहीं कहा गया है कि मेल या फीमेल, तो इसलिए इसका उत्तर जो सही है वो उत्तर है XY भी और XX भी। तो यहाँ पर विकल्प जो सही है A तथा B दोनों, अर्थात तीसरा वाला विकल्प इसका सही है। अब अगले प्रश्न की तरफ आते हैं कि मानव शिशु में शिशु जो मनुष्य का है उसका लिंग निर्धारण निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? यहाँ पर दिया गया है अंडे के प्रकार पर, माता की सेहत पर, माता की आयु पर और शुक्राणु के प्रकार पर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मनुष्य का जो शिशु लिंग निर्धारण होता है वो शुक्राणु पर निर्भर करता है, क्योंकि मादा में फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है वो XX पाया जाता है, जबकि मेल में यह क्रोमोसोम XY पाया जाता है। तो यदि निषेचन
जो है एक्स युक्त शुक्राणु से होता है तो जाइगोट में लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं। तो इससे बनने वाली संतान जो होती है एक्स एक्स गुणसूत्र वाली फीमेल होगी, और अगर संतान एक्स वाई गुणसूत्र वाली बनती है तो वो मेल होगी। तो यहाँ पर जो उत्तर आ रहा है, उत्तर होगा शुक्राणुओं के प्रकार। तो इसलिए विकल्प डी सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? अभी ये बात हमने स्पष्ट की है कि मानव का शुक्राणु, जिसको हम नर जो है युग्मक कहते हैं, मेल गैमीट कहते हैं, इसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप वृषण में होता है। यह अगुणित होता है, जिसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तर सही होगा वो पहला रहेगा, एक। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। त्रिक एक सूत्री के लिए गुणसूत्र है। त्रिक के लिए जो है, अब जब द्विगुणित अवस्था में उपस्थित कुल गुणसूत्रों में किसी एक जोड़े से एक गुणसूत्र कम हो जाता है तो यह एक सूत्री कहलाता है। और यदि दो जोड़ों से एक गुणसूत्र कम हो जाए तो यह द्विसूत्री, व तीन जोड़ों में से जब एक एक कम हो जाए तो इसको त्रिगुणसूत्री कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो एक सूत्री के लिए 2n, एक गुणसूत्री के लिए जो इसकी रचना होगी तो वो होगी 2n-1। ये एक गुणसूत्री के लिए होगी। अब दो गुणसूत्री के लिए 2n-1-1 ये द्विगुणसूत्री के लिए हो जाएगी। और त्रिगुणसूत्री के लिए जो रचना होगी वो हो जाएगी 2n-1-1-1। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि त्रिक एक सूत्री के लिए गुणसूत्र का सूत्र क्या होगा। तो इसलिए हमारा विकल्प जो है सी सही है। 2n, इसका उत्तर जो है सी, तो प्लस लगा है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर उत्तर ए सही है। 2n-1-1-1। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो विकल्प लगा के आए हैं वो गलत है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 17 में द्विगुणित जीव जिसमें एक जोड़े का एक गुणसूत्र नहीं है, अर्थात 2n-1, तो क्या कहलाता है? अभी इसकी मैंने बात की थी। जब स्थिति 2n-1 हो, जब 2n-1 हो तो एक सूत्री होता है, मोनोसोमिक इसको कहते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं अभी। 18वें में आएंगे। बारकाय किसमें उपस्थित
अनुपस्थित होती है। बारकाय। अब बारकाय होती क्या है? स्तनधारियों की मादा की दैहिक कोशिकाएं में यह बारकाय पाया जाता है। एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम होता है। कहने का मतलब है कि बारकाय जो होता है ये स्तनधारियों की मादा की दैहिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है जो कि निष्क्रिय होता है। अतः इनकी संख्या संपूर्ण गुणसूत्रों में एक कम होती है। तो टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की कमी होती है, वह इसकी संपूर्ण गुणसूत्र संख्या जो है अब टर्नर सिंड्रोम के अकॉर्डिंग 45 होगी। तो जब 45 हो जाती है तो ये यहाँ पर क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें उत्तर दिया गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, मानव मादा, और यहाँ पर ए व बी दोनों, तो ए व बी तो दोनों नहीं हो पाएंगे, मानव मादा सी नहीं हो पाएगा, एक सिंड्रोम रहेगा ये, तो इसलिए इसका उत्तर सही होगा बी। इसका उत्तर बी सही होगा टर्नर सिंड्रोम में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम। क्वेश्चन है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में बारकाय की संख्या होती है। अब क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3, और प्रायः ऐसा कह सकते हैं कि XXY, यहाँ पर जो है XX और Y होते हैं। अतः ये लिंग गुणसूत्र के लिए ट्राइसोमिक का मतलब हो गया +44। तो 44, 45, 46, 47, अर्थात जो है इसमें बारकाय की संख्या 1 होगी, अर्थात ये सिंड्रोम नपुंसक होते हैं। तो यहाँ पर जो है एक X बारकाय उपस्थित है, इसलिए इसकी संख्या 1 होगी, अर्थात इसका जो है पहला वाला उत्तर सही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम एक ऐसी अपसामान्यता है जिसमें मानसिक हीनता हो जाती है, जो होती है इस गुणसूत्र में एकाध शुद्धता के कारण। यहाँ पर पूछा गया है कि एडवर्ड सिंड्रोम में जो एकाध सूत्रता होती है वो किस गुणसूत्र में जो है ट्राइसोमी के कारण होती है। तो एडवर्ड सिंड्रोम का डायरेक्ट संबंध 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में उत्परिवर्तन होने से होता है। तो 18वीं जोड़ी पर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, और जो इससे संतानें उत्पन्न होती हैं उन्हीं को हम ट्राइसोमिक संतानें कहते हैं। ट्राइसोमिक रोग है एकाध सूत्रता। तो इसका मतलब इसका उत्तर जो सही होगा वो उत्तर सही होगा 18वीं जोड़ी। 18वीं जोड़ी पर यह सिंड्रोम पाया जाता है। धन्यवाद।